भारतीय, यही तो, हम अभी तक भी वैसे लोग हैं कि प्राइवेट नौकरी इसलिए नहीं करते कि यदि संकट आ गया तो, यही तो, उस तो का डर है। तो पैदल आते हैं तब हेलमेट लगा के आते हैं क्या? गाड़ी का एक्सीडेंट, बीच में कोई चलते को ठोक जाए तो? मुझे याद है, मैं कोरोना के अंदर सब कुछ बंद हुआ, सब कुछ बंद हो गया, कोरोना कोचिंग बंद हो गई, सैलरी बंद हो गई। कुछ सारे लोगों ने कहा, हमने पहले ही कहा था ना तैयारी कर लो। मैंने कोरोना में घर भी नहीं गया था, मैं जयपुर रहा था, मगर इस जयपुर ने इतना कुछ दिया अपने को, मरेंगे तो यहीं, नहीं जाना गांव वापस। मतलब कमाने के लिए तो मैं आऊं जयपुर, मरने के लिए जाऊं गांव। कि मुझे लगे कि साहब संकट आया तो ये शहर जितना सब कुछ दे रहा तो यहीं रहेंगे, मरेंगे तो यहीं पर मरमुरा जाएंगे। अब खाना कैसे खाओगे, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल कोरोना में एक भी दिन घर नहीं गया, यूं मैं चला जाता हूं। किस बात का संकट आएगा? जिस दिन आदमी ये सोचे ना, जिस दिन हाथ के काम, जिस दिन स्किल डेवलपमेंट हो गया। मैं अभी भी कई बार कहता हूं कि भाई ये मैं ठीक है यहां पढ़ाने लग गया, मैं भी ना भी पढ़ा रहा होता ना तो भी मैं कहीं ना कहीं कमा के खा रहा होता, अच्छा कमा के खा रहा होता, क्योंकि मेरे पास स्किल है। मैं हमेशा सोचता हूं कि बोलना आता है, बोले बंगा बोरिया भी कहे। मैं किसी साउथ इंडिया में किसी साड़ी की दुकान पे जाके साड़ियां बेचता ना तो मैं सबसे अच्छा सेल्समैन होता। मुझे बात करनी आती है, जितनी आंटी जी आती है मेरे से लेके जाती है, ये वाला सबसे अच्छा बेचता है। काय लोड लेना इतना? पर अभी तक क्या है, हम योग्य, हमें खुद की योग्यता पे भरोसा ही नहीं है। बच्चा तैयारी करने आता है आरएस की, और तैयारी करने के थोड़े दिन बाद में खुद ही कह रहा होता है पटवारी दे लूं। खुद पे भरोसा तो कर, खुद की योग्यता तो दिखा। फिर और नीचे 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 आता आता इतना आता है जिसके हद नहीं। स्लो प्री स्लीपिंग है वो, कहां तक फिसल के जाता है। आप इतने सारे बच्चे तैयारी करने वाले हो, केवल इसलिए आईएएस का पेपर नहीं देते यार तुम लोग कि हम आरएस के बेच में बैठे थे। हिम्मत नहीं होती फॉर्म भरने की आईएएस की कि हमने तो आरएस की तैयारी की थी। अरे ये सिविल सर्विस की तैयारी है, इसमें दोनों सेम होती। साइंस पढ़ाते हैं डॉक्टर साहब, मेरे वाला सब्जेक्ट छोड़ दिया रास्ता नहीं, डॉक्टर साहब साइंस पढ़ाते हैं। क्या पढ़ा है साइंस में? क्या चल रहा है आपके? अंतरस्त्रावी ग्रंथियां वो कोई चल रही होगी आपके यहाँ? आंख चल रही हो, आंख, हाँ, अब कोई ब्लड पढ़ाया होगा आपको। आईएएस के आज पेपर जाके देखना उसमें क्या क्या पूछ रखे हैं। आईएएस के साइंस के पेपर देखना आप तो, आईएएस वाले, और उसमें देखना कि इन टॉपिक के क्या क्या क्वेश्चन है, यही जो आपके नोट्स में है। पर आपकी हिम्मत देख के आपसे आईएएस के पेपर भी नहीं खरीदे गए। कोई पेपर भी लाया होगा तो आरएस के पेपर लेके आया होगा, आरएस की देख लेता हूं। ये तो हमारा डर है कि हमसे खुद की स्किल न तो बेहतर होती है न। मैं कहता हूं स्टूडेंट 3 साल कोचिंग कर लेता है, गांव का आया हुआ बच्चा, और 3 साल बाद में कहता है मेरी अंग्रेजी कमजोर है। 3 साल से बैठा था यहां पढ़ता। मैं जो भी मेरे को आकर था अंग्रेजी कमजोर, मैं उनको हमेशा कहता हूं कि पिछले 3 साल में ऐसे लगातार 7 दिन आए हैं क्या जब लगातार 7 दिन अंग्रेजी पढ़ी है ना? सर भगवान सीधी थोड़ी डाल देगा। मैं एकदम टिपिकल राजकीय प्राथमिक विद्यालय का प्रोडक्ट हूं। कि मतलब वो राजकीय प्राथमिक विद्यालय कि पाकिस्तान बॉर्डर से 8 किलोमीटर अंदर, केवल आगे पाकिस्तान बॉर्डर था। क्लास 5 कमरे 2, तो बाकी जो 3 क्लास वो किंकर के नीचे लगेगी। बबूल, बबूल को किंकर बोलते हैं, उन किंकरों के नीचे बैठ कर पढ़ा करते। मुझे लगता है मेरी सबसे अच्छी एजुकेशन ही वहां पर हुई, खूब अच्छा पढ़ा मैं वहां पर। बाद में भी गांव की स्कूलों में पढ़े, जैसी वो स्कूलें थी उसी के अनुरूप पढ़ाई हो गई। तो अंग्रेजी जितनी आनी चाहिए थी उतनी सी आई। कि भाई पहली बार अंग्रेजी पढ़ी 6 में, 6 क्लास में जाके अंग्रेजी पढ़ी। तो 6 में तो मुझे याद है पूरी साल एबीसीडी सीखी थी, ये लिखवाना ही सिखाए थे थोड़े बहुत। और लास्ट में जाते जाते मेरे को तो बड़ा अचंभा था, लास्ट में जाते जाते उन्होंने कहा था कि ये वाली तो काम ही नहीं आती, काम तो ये आएगी। तो मुझे बड़ा बुरा लगा यार, पहले ये क्यों सिखाई, फिर डायरेक्ट ये क्यों नहीं सिखाई हमें। 7th क्लास में जाके उन्होंने थोड़ा तो बुक बुक पढ़ना इस प्रकार का सिखाया। तो एग्जैक्टली जो एजुकेशन है वो 7 से अंग्रेजी वाली शुरू हुई। 8वीं में पहली बार टेंस पढ़े। टेंस नाम की कोई चीज होती है, इनको इस प्रकार से यूज में लिया जाता है। 9th 10th 9th वैसे नहीं पढ़े, ज्यादा लोड होता नहीं था। 10th में आया कि बोर्ड है, तो हमने सीधा सीधा सर से पूछा अंग्रेजी में क्या करना, तो संजीव पासबुक का ये कहानियां याद कर लो। तो 50 से कहानियां याद करी, थ्रिस्टी क्रॉन, ग्रीडी डोगन, हंगरी फॉक्सन, बी एंड डोवन, वो सारी कहानियां याद कर ली। थोड़े ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर ली, एप्लीकेशन याद कर ली, अच्छे नंबर है, खूब अच्छे 75% से ऊपर ही लेके आए। ये कहा 12th में फिर वही ढांचा लगा कि 12th में साइंस ली, साइंस ली तो फिर ये था कि यार साइंस पे ज्यादा ध्यान देना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़ते रहते, तो इंग्लिश वैसे नहीं पढ़ी। तो हिंदी इंग्लिश वाला 12वीं तक वाला खांचा बराबर बराबर सा रहा, जिसे स्कूल में नंबर आ जाते।
पर मुझे 12th करने के बाद ये समझ में आ गया था कि अंग्रेजी और हिंदी ये भाषाएं, ये सब्जेक्ट नहीं है, भाषा है। सब्जेक्ट कभी भी पढ़ा जा सकता है, भाषा सीखने के लिए टाइम लगता है। तो 12th के बाद में अंग्रेजी 1 साल तक पढ़ी। 1 साल तक पढ़ी तो उसके अंदर वापस टेंस वगैरह भी सीखे, इनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है वो भी सीखे, तो वोकैबुलरी याद करनी सीखी। अंग्रेजी का अखबार ला के पढ़ना शुरू किया, भले मेरे से दिन में उसकी 5 लाइनें पढ़ी जाती, पर थोड़ा बहुत उसको पढ़ता। उसके बाद में फिर इधर आरएस की तैयारी वारी में आए, वो वापस छूट गई बीच के अंदर। इधर तैयारी में आए तो वापस इधर हिस्ट्री पढ़ो और फिलोसफी पढ़ो, सब्जेक्ट पढ़ो, तो वो उतना सा ही पढ़ाई होती है आरएस वाली कि जितने आरएस के पेपर में जितना आएंगे नंबर उतने आ जाएंगे, ठीक है। तो 10 नंबर आ जाए तो अपने, 12 नंबर आ जाए तो अपने, 15 नंबर आ जाए तो अपने, 100 में से, ऐसा सोच के जाते। तो अंग्रेजी जिस प्रकार से आनी चाहिए थी उतनी कभी नहीं आ पाई। मैं पढ़ाने लग गया 2013 में। जब मैं पढ़ाने लग गया तो मैंने दिलीप सर को पूछा, भाई क्या पढ़ाना है? मैं सर का स्टूडेंट था। सर ने मेरे कहा, भाई सर पढ़ाते थे राजस्थान जी के, सर ने मेरे कहा तू पढ़ा। तो क्या पढ़ाऊं? मेरे नोट्स पढ़ा। ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे आते हैं इनके लिए, तो सर ने कहा स्ट्रीम इंग्लिश मीडियम वालों को कोई दिक्कत नहीं, खुद ही लिख लेंगे। तो मैंने एक टप्पा ही अंग्रेजी का नहीं बोला, अंग्रेजी वाले खुद ही लिखते। और था भी कि हिस्ट्री में अंग्रेजी में होता ही क्या है, स्वामी जी चित्तौड़ आए तो लिख लेगा, सुन ली ना उसने हिंदी में लाइन। अब वो रीच लगाना, अराइव लगाना, विजिट लगाना, वो जाने, उसका काम जाने यार, इतनी तो अंग्रेजी आती है तभी तो इंग्लिश मीडियम का है। और लिखते मेरे को कभी किसी बच्चे ने पूछा ही नहीं। 2014 में साल भर बाद मुझे लगने लगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये टर्म नहीं समझ में आती। मैंने बोला अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, उसको साम्राज्यवादी को क्या कहेंगे ये नहीं पल्ले पड़ा उसको। तो मैं अंग्रेजी की टर्म ये सारी जानता था। और या मैंने दिलीप सर सर ने मुझे कहा कि थोड़ा टर्म तू देख के आ जाएगा ना, क्या क्या है। तो मैं एक दिन देख के आता कि अच्छा आज अपने ये पढ़ा ना, साम्राज्यवाद नीति, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी कहते हैं। ठीक है। चित्तौड़ किले का सामरिक महत्व, सामरिक को क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक कहते हैं। ठीक है। ये चित्तौड़ किले का व्यापारिक महत्व, व्यापारिक को क्या कहते हैं? कमर्शियल कहते हैं, कमर्शियल। ठीक है, इतना तो मैं केवल वर्ड्स बोलता, बच्चे खुद लिखते। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, मैं इतना बोलता साम्राज्यवादी नीति, इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी। अब वो जाने उसका काम जाने, वो लिखता है इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। मैंने तो अलाउद्दीन खिलजी कभी बोर्ड पे नहीं लिखा। 2015 आया, अब क्या करें? ये तो वापस अब बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। 2012 के अंदर वो कोई क्लास में 10% इंग्लिश मीडियम वाले थे, वो 20% हुए, वो 30% हुए। तो मुझे लगा यार अब इनको तो आ ही नहीं रहा है, ये शब्द भी नहीं बोले जा रहे इनसे। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ज्यादा बोलना शुरू किया कि मैं ज्यादा टर्म यूज में लूंगा, ज्यादा बोलने लग जाऊंगा थोड़ा थोड़ा। पर मेरे से भी उतना नहीं बोला जा रहा, उसमें ज्यादा टाइम लग रहा मेरा, मैं घर पे जाके पूरा उसको ही पढ़ रहा। तो फिर हमने एक तरीका निकाला, इंग्लिश मीडियम वालों को नोट्स दे दो। तो इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स लेके बैठे रहते, हिंदी में मैं लिखा था, इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स में अंडरलाइन करते रहते कि सर ने ये बोला, लिखते ही नहीं। पर 2016 आते आते मुझे खुद को ही लगने लगा, मुझे सर ने नहीं कहा कभी, सर ने कहा ठीक है ऐसे चल रहा है, मुझे खुद को ही लगने लगा कि 2015 तक मेरी क्लासें ऐसे लगाते थे कि पहले शुरुआत में दिलीप सर इकोनॉमी पढ़ाते, साथ में लक्षणा मैम ज्योग्राफी पढ़ा लेते, फिर पॉलिटी क्लास होती और होती, राजस्थान जी की क्लासें लास्ट में जाके लगती। ऐसा मानते कि राजस्थान जी के आता ही है, सबको क्या पढ़ाना है, राजस्थान के बच्चों को राजस्थान जी के नहीं आएगा तो किसको आएगा। वो 2016 तक आते थे, नए बच्चों की खेप आनी शुरू हुई, एनसीईआरटी वाले बच्चे आने शुरू हुए, तो समझ में आया कि ना इनकी राजस्थान जी की पढ़ी भी नहीं, इनको पहले पढ़ानी पड़ेगी राजस्थान जी की, तब पार पड़ेगी, क्योंकि सबसे अधिक सवाल राजस्थान जी के आते हैं। तो वेरी फर्स्ट डे में क्लास लगाई। अब पहले दिन की क्लास में मैं बच्चों को जाके कहूं कि लो इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स लेके बैठ जाओ, तो उस बच्चे को लगेगा मेरे को क्यों नहीं लिखवा रहे, उसके 100 सवाल होंगे, नोट्स में कोई समझ में नहीं आएगा, फिर पूछेगा मैं मेरे हाथ से लिखता ज्यादा अच्छा लिख सकता था। तो 2016 के बाद में सीखी, उसको बोलना शुरू किया कि ना आपने नहीं बोलेंगे तब तक ये मन में डर रहेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत बोल जाएंगे, और गलत बोल जाएंगे तो बच्चा अपने कह देगा ना सर ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। परफेक्शन तो कभी नहीं आएगा जीवन में। धीरे धीरे मर पड़ के सीखेंगे, तो पढ़ के सीख जाएंगे। धीरे धीरे ये हुआ कि हाँ अब अपने है कि अपने आती पहले भी थी, बोलते नहीं थे, नहीं बोलते थे तब तक, नहीं आई, बोलना शुरू किया तो आ गई। तो मैं अभी भी कई बच्चों को कहता हूँ यार मेरा एग्जाम्पल ले लो कि जब मैं इतनी सी बोलनी सीख गया, क्लास में काम चल सकता है, तो तुम इतनी सी पढ़ लो जिसे आरएस में नंबर आ जाए। पर हम योग्यता सुधारने के लिए कुछ नहीं करते। हम सबको अब ये होने लग गया कि जो जितना पका पकाया माल कुछ मिल जाए वो अपने पास आ जाए और हो जाए। आदमी थोड़ी तो मेहनत करना पड़े। लक्षिता मैम आगे ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए आएंगे आपको ना, अभी 2-4 दिन में क्लासेस लगा देंगे। तो मैम कॉमर्स से, कॉमर्स के आरएस की तैयारी की, आईएएस का तैयारी की, आईएएस में मैम इंटरव्यू दे के आए, तब उनका सब्जेक्ट था हिस्ट्री। पढ़ाते हैं ज्योग्राफी, और राजस्थान की सबसे बेहतरीन, भारत की सबसे अच्छी ज्योग्राफी तैयार कर ली, पढ़ ली, सीख ली। टिपिकल इंग्लिश मीडियम है, मैडम को हिंदी नहीं आती, वो बोलती इंग्लिश है, मतलब साधारण बातचीत में इंग्लिश बोलते हैं। अब मैं जब उनको क्लास में हिंदी लिखवाते हुए देखता हूं, मुझे लगता है कितनी मेहनत की इन्होंने।
ठीक इधर से इधर आने में। हिंदी वाले के लिए इंग्लिश तैयार करना फिर भी थोड़ा सरल है कि कम से कम समझाना तो हिंदी में ही है। अंग्रेजी वाला भी हिंदी में समझ के राजी हो जाता है कि हाँ सर आप तो बता दो, लिखवा उसके अंदर देना, पल्ले पड़ जाएगी मुझे चाहिए। दो चार सब नहीं समझ में आएंगे तो पूछ लेगा सर इसको क्या कहते हैं अभी जो आपने बोला। इंग्लिश वाला पूरी इंग्लिश बोलने लग जाए ना, मैम उस इंग्लिश के हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले हाथ खड़े करते हैं, टेन जाए आज से हमारा हिंदी है ना, आप हिंदी में आ जाओ। मैम को कितनी आया होगा कि इन्होंने पूरा खुद को इधर से इधर 360 डिग्री लेके आए होंगे अपने आप में, और मेहनत की तब तो वो भी हो जाए। तो चीजें योग्यता माँ के पेट से थोड़ी आती है, और सरकारी नौकरी योग्यता बाकी योग्यता नहीं। आर्थिक इस डर के अंदर की प्राइवेट नौकरी करने से आर्थिक संकट आ जाएगा, गा के तो कोई इलाज नहीं। और बिजनेस में किसी प्रकार का भारत जिस दिन बिजनेस की तरफ जाएगा भारत उसी दिन प्रगति करेगा। भारत अभी तक केवल दो ही बातें सोच रहा है, एग्रीकल्चर या सर्विस, इसको खा गया भारत बीच में। इंडस्ट्री, जबकि जॉब क्रिएट करेगी इंडस्ट्री, पैसे आएंगे तो इंडस्ट्री, सब कुछ उसके अंदर आएंगे। और जिन्होंने प्रयास किए हैं उनको आपने कभी नहीं देखा कि वो फेल हो गए हो। आदमी फेल हो भी जाता है तो वापस उसमें, तो क्या फेल हम आरएस में नहीं होते? क्या हम 2-2 3 अटेम्प्ट इसके अंदर नहीं देते? और क्या एक बार आप आरएस की नौकरी लगे उसके बाद गारंटी है कि आप हमेशा रहोगे? आजकल तो सरकार 50 साल बाद में कईयों को भेजने लग गई, जरूरत नहीं है, जाओ घर जाओ, वीआरएस ले लेती है सरकार, ले लेती है, चले जाओ। आजकल तो ये तक हो गया कि मैंने अभी पिछले दिनों सुना कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा था किसी बंदे पर, मुकदमा हुआ, मुकदमा होने के बाद में बंदे पर मुकदमा चलता रहा 15 साल मुकदमा चला, तो बंदा रिटायर हो गया, मुकदमा ही चलता रहा, कोई अभी तक सजा नहीं हुई। 2 साल बाद में, रिटायरमेंट के 2 साल बाद में फैसला आया और पता चला इस बंदे को सजा है 7 साल की, बंदे को जेल भेजा, पिछले 15 साल की तनख्वाह वापस ली। तो फिर तो खतरा है, सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए। पर है जी, अभी तक अपना ये मानना है कि ये थोड़ा ज्यादा सिक्योर है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। गांव में खाली कोई चक्की खोल के बैठे ना, चक्की आटा वाली चक्की, कोई खतरा नहीं है उसमें, कहीं नहीं जाएगी, आटा सब खाएंगे। इस दुनिया में जब तक लोग रहेंगे तब तक आटा तो खाएंगे, तो आटा चक्की हमेशा फायदे के अंदर ही रहेगी। और वो बच्चा यदि गांव के अंदर भी मेहनत करके 40-50 हजार रुपए कमा ले, तो दुकान खोल ले, आटा चक्की खोल ले, एक कोई दूसरा पुलिस कांस्टेबल लगे, उतनी तो तनख्वाह भी नहीं है, हमारी प्रेफरेंस पुलिस कांस्टेबल है। हम उसी प्रकार से सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा समाज बनता है। तो धीरे धीरे हम दूसरे प्रकार से सोचेंगे तब दूसरा हो जाएगा। इसलिए भले ही हम ये लाइन लिखे कि कानूनी बाध्यता के अभाव में समाज सुधार नहीं हुए, कानूनी बाध्यता नहीं, समाज में जब शिक्षा आती है सही ढंग से, एजुकेशन, लिटरेसी नहीं, फिर दो चीजें, एक साक्षरता और एक शिक्षा है। एक तो है लिटरेसी की, पढ़ लिख गए लोग, एक वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य समझ में आया उस दिनों का। अभी तक तो अपने से उन लाल बत्तियों पे नहीं रुका जा रहा जिनमें पुलिस नहीं है, जबकि कानून है कि लाल बत्ती पे रुकना चाहिए। अपने को यह भी पता है कि रिस्क है, मर जाएंगे लाल बत्ती क्रॉस करते, सामने वाला ठोक जाएगा, पर क्रॉस करते हैं क्योंकि उस पर पुलिस वाला नहीं है। ये नागरिक कर्तव्य है कि रुकना चाहिए उस पर, ये नागरिक कर्तव्य है कि कचरा नहीं फेंकना चाहिए, हम क्लास में फेंक देते हैं। बाकी छोड़ो, ये यहाँ पे खराब हुआ, आपका कोई पेज खराब होगा, आपने फाड़ के नीचे डाल दिया, लेकिन इतना तो हम भी जानते हैं कि यहाँ तो नहीं फेंकना चाहिए था, इसको बाहर जाकर डस्टबिन में डालना चाहिए था। बच्चों को ये भी कहना पड़ता है कि भाई क्लास में मान लो किसी बेच में कोई मिठाई बांटी, 26 जनवरी की मिठाई बांटी, फिर कहना पड़ता है डस्टबिन बाहर रखा हुआ है, सब बाहर जाके डालना, मतलब नहीं कहे तो 20% तो यही डालेंगे। है जी, अपने कोई भी देश खुद महान नहीं होता, उसके नागरिक महान होते हैं। जिसके नागरिक महान होते हैं वो देश भी धीरे धीरे क्या हो जाता है। अपने अभी तक नागरिक अपने जिंदाबाद है, नागरिक तो अपने ना सारे के सारे, सब में और कमियां होती है तो कमियां सुधरती है, हमारी भी सुधरेगी धीरे धीरे ये चीजें भी समाप्त होगी। पहले कुछ चीजें थी वो आज समाप्त हुई है, आज कुछ चीजें वो कल समाप्त हो जाएगी। किसी टाइम में सरकारी नौकरी को भी अपने तो यहाँ अच्छा नहीं मानते थे, कोई टाइम था जब अपने कहा करते थे कि ना, अधम नौकरी नीच निदान, नौकरी तो अधम काम है, नौकरी कौन करता है यार किसी की जाके, तब खेती में फायदे थे। फिर धीरे धीरे है, हाँ, गुजराती आदमी आज भी नौकरी कौन, गुजरात में तो पिछली पीढ़ी में, अब तो मुझे पता नहीं क्या स्थितियां हैं, पिछली पीढ़ी पापा वाली पीढ़ी में गुजरात की सारी पुलिस में राजस्थान के लोग हैं, उनकी वैकेंसी खाली रह जाती है पुलिस की, कौन करेगा पुलिस की नौकरी, मतलब ये काम करना पड़ेगा। तो राजस्थान वालों को पता चला कि तुम नहीं कर रहे आते हैं देख,
उन्होंने कहा कि यहां नौकरी करने के लिए गुजराती सीखनी पड़ेगी। कि हो सरकारी नौकरी के लिए हम फ्रेंच सीख लेंगे, तुम तो सरकारी नौकरियां लगवाओ। तो उधर भी जाने शुरू हुए। गुजराती आज भी नौकरियों में कोई विश्वास नहीं करते, बिजनेस की तरफ है। सिरोही जालोर क्रॉस करके गुजरात में घुसते हैं ना, तो पता चल जाता है अलग आगे सड़कें देख के, दूसरी चीजें देख के कुछ ना कुछ, यार मामला तो अलग है, अपने वाला नहीं है, यहाँ पर दूसरी प्रकार की चीजें आ गई। धीरे धीरे अपने भी इस प्रकार की बातें आएगी तो आ जाएगा। अब उनके कई पीढ़ियों से गुजरात के समुद्र के तट पे, जो समुद्र के तट पे रहेंगे उनका व्यापार वाणिज्य ज्यादा होगा, और व्यापार वाणिज्य पे ज्यादा ध्यान देंगे, वो कभी भी सरकारी नौकरियों पे ध्यान है। वहां बिजनेसमैन की शादी जल्दी होती है? अच्छा, तेरे कैसे पता? तो गुजरात में रहा? अच्छा, हाँ वो तो वहां का ट्रेंड ये हो गया जी कि वहां पर वो तो मैं कहता हूँ ना भाई, किसी समय में अपने तो पश्चिमी राजस्थान में तो यदि कोई डाकू होता उसकी शादी जल्दी हो जाती। लड़की भूखी तो नहीं मरेगी, डाका वाका मार के कुछ तो ले आएगा। तो पहले पूछते थे जाके, भाई कितने डाके मारे हुए? 4। वेरी गुड, शाबाश। इस लड़के को बेटी दी जानी चाहिए क्योंकि ये क्या मार सकता है। और किसी को जाकर देखे तो घर ही रहता है, बहुत सीधा है, भूखी मर जाएगी, खुद तो भूखा मरेगा, लड़की और भूखी मरेगी, क्योंकि इसको क्या नहीं मारना आता। चीजें चेंज हो गया ना, तो तब तक अपने कोई चिंता करने की आवश्यकता। तुम तो पढ़ो, खूब मन लगा के पढ़ो, और तुम जिन पोस्ट पे जाके बैठना वहां पर चीजों को बदलने का प्रयास कर लेना। अभी तक हम क्या है, हम जिस नौकरी में जाके बैठते हैं फिर केवल अपना अपना सोचते हैं, बाकी समाज देश गांव और इसके बारे में सोचते नहीं। ये हम तब तक सोचते हैं जब तक उस पोस्ट पे नहीं जाते हैं। धीरे धीरे एक एक आदमी थोड़ा बदलाव लाने का प्रयास करे, आ जाएगी चीजें धीरे 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 धीरे। मैंने किसी एक कोई बहुत पुराने को 2-3 साल पहले कहना शुरू किया था कि शादी वाले कार्ड राजस्थानी में छपा लेने। नहीं छपाते होंगे, अभी भी सारे हिंदी अंग्रेजी में आते हैं कार्ड, पर फिर भी हर शादियों के सीजन में, मेरा फोन अभी लेके चेक कर लीजिए, उसमें 50 मैसेज पक्के मिले होंगे इस सीजन के अंदर कि सर राजस्थानी में कार्ड छपवाना है, उसका एक वो भेजो, परफॉर्मा भेजो, हम कैसे छपवा लें। मुझे लगता है एक सीजन में 50 मैसेज अपने पास आए हैं। ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने को नहीं जानते छपवाते होंगे, या और किसी सुन के छपवाते होंगे। 500 लोग भी एक शादियों के सीजन में छपवाते हैं, तो 0 से तो 500 भले ही हैं। पहले नहीं था, पहले वरना अपने कार्ड वाले को जाके अपने कहते थे कार्ड छाप दिए हमारे नाम है, फिर कार्ड वाला अपने हिसाब से ही बनाया करता था जो उसको लिखना होता। शादी में जलूल जलूल अनान, फिक्स पैटर्न होते थे उसके, है ना। इधर उधर को जो ऊपर गणेश जी की मूर्ति लगाई, 2-4 डायलॉग लिखे, भेज रहे हैं सने निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल ना जाना आने को। फिक्स लाइनें होती। मैं पूरा मुसलमानों के गांव में रहा हूं तो उन मुसलमानों के हर में लाइन होती थी, कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है, शादी उसकी वही होती है जहां जिसका नसीब होता है। तो मुझे लगता है कार्ड वाले को जा कह के मुसलमानों का कार्ड है उसको लिखना है कौन किसका हबीब होता है, कार्ड वालों जा कह के हिंदुओं का कार्ड है उसने कहा कि हे मानस के राजहंस तुम भूल ना जाना आने। हाँ, फिक्स पैटर्न है। अब अपना अपने कहते हैं राजस्थानी, तो अब कार्ड वाला कहता है राजस्थानी मुझे लिखनी नहीं आती, कैसे लिखूंगा। अपने उसको देख ले, परफॉर्म हम देते हैं तेरे को, थोड़ा सा हमने चेंज किया तो अब वो परफॉर्म में रखने लग जाएंगे, और परफॉर्म में लिखेंगे तो अपने आप चीजें। मैंने एक तीज का त्योहार था, तो मैं तीज पढ़ा रहा था, तो उससे मैंने कहा कि लड़कियों तीज पे ना लहरिया ओढ़ते हैं, और कल सब तुम लहरिया ओढ़ जाओगे देख लेना। तो एक किसी लड़की ने कहा सर क्यों लड़कियां क्यों, लड़के क्यों नहीं। तो मैंने कहा हाँ भाई बात सही है, लड़कों तुम भी कुछ लहरिया का लेके आना, सफा वफा लेके आना, रुमाल उमाली लेके आना। अगले दिन उस क्लास में 15-20 बच्चे, 7-8 लड़कियां 7-8 लड़के लहरिया उड़ के आगे। लड़कों ने लहरिया के साफे बांध रखे बहुत सुंदर सुंदर, लड़कियों ने दुपट्टे ले रखे। एक वो मेरे लिए लाए, मैंने पूरी 2 घंटे क्लास लहरिया के साफे मिली। मैंने उस दिन सोचा कि तेरे 1-2 मिनट बोलने से, कल तू बोला और आज 15 लोगों ने लहरिया खरीदा। ये तो पीजी में रहने वाले बच्चे, इनके पास तो होगा नहीं, दुकान गए होंगे, दुकान वाले को जाका होगा लहरिया दे, ढूंढी होगी दुकान इन बच्चों ने। मान लो एक दिन केवल जयपुर के 5000 लोग, ज्यादा नहीं, केवल 5000 लोग जयपुर की दुकानों पे जाके कहते कि हमें तो लहरिया चाहिए कल तीज के लिए, तो जयपुर की दुकानों पे लहरिया खत्म हो जाएगा। 5000 तो मिलेंगे नहीं जयपुर की दुकानों पे एक साथ, और यदि खत्म हो जाएगा तो अगली बार तीज आने से पहले जयपुर की सारी दुकान वाले दुकान के बाहर बोर्ड लगाएंगे लहरिया कम दानों में भी उपलब्ध, सस्ते रेट में खरीदे हमारे पास लहरिया। लहरिया खरीदने पे बिंदी मिलेगी साथ में फ्री, कुछ ना कुछ लालच देंगे तभी आप जाओगे। चीजें करने से चीजें हो जाती है जी, तो धीरे धीरे सब बदल जाएगी चीजें।